जी, आज हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर। तो हम पहले बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। तो हम वैसे नॉर्मली बात करते हैं जब एफिशिएंसी की बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी बिजनेस एफिशिएंट है अगर वो अपनी कॉस्ट को कम कर पाता है। तो अगर किसी बिजनेस की एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो हम कहते हैं कि बिजनेस जो है वो एफिशिएंट है। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उससे मुराद भी तकरीबन यही बात होती है कि कोई भी जो फर्म है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करे कि जो कॉस्ट है वो तो कम हो, लेकिन साथ में जो सोसाइटी का बेनिफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो। मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैंने कि रिसोर्सेज को आपने बेस्ट पॉसिबल वे में एलोकेट करना है। तो इसके अंदर दो बातें हैं। बेस्ट पॉसिबल वे में एक तो ये कि रिसोर्स जाया ना हो और आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो, और दूसरा ये कि वो डिजायरेबल वे में इस्तेमाल हो जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। तो ये दो चीजें एफिशिएंसी में आ रही हैं। अगर एक बिजनेस जो है वो कॉस्ट तो कम कर पा रहा है लेकिन वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम उसको शायद एफिशिएंसी बोलें लेकिन हम उसको इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं बोल सकते। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो, जैसे मैंने लिखा है कि वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देता है टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ऑल्दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया नहीं जा सकता कंप्लीटली। लेकिन अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी मौजूद है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जितनी हद तक सॉल्व किया जा सकता है या जिस लेवल तक सॉल्व किया जा सकता है वो मुमकिन है। क्योंकि इसमें ये रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम ही होगी क्योंकि आपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज किया। तो अब आउटपुट मैक्सिमम है ये फर्म के लिए अगर हम बात करें तो भी समझ आती है, और सोसाइटी के इंटरेस्ट में बात करें तो तब भी हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैक्सिमम आउटपुट मतलब जो डिजायरेबल हो सोसाइटी के लिए भी। अच्छा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो अगर मैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करूं, आगे आगे चल के हम इसके ऊपर बात करते हैं, तो इसका ताल्लुक तो कॉस्ट रिडक्शन के साथ ही है, ये बात तो पक्की है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी नाम से नजर आ रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट इस तरह से करें कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो उस फायदे में प्रोड्यूसर भी शामिल है, उसके फायदे में कंज्यूमर भी शामिल है। तो और इवन सोसाइटी की बात करें, लेकिन वो हम आगे मार्केट फेलियर में की जब टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी, अब अगर हम बारी बारी कंपोनेंट्स का डिस्कस करें तो पहले प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, और वो क्या है कि रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करना है बेस्ट पॉसिबल वे में कि आपकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट हो जाए। और एफिशिएंसी यही होती है जो हमने पढ़ा था। और उसके लिए आप जो भी मोस्ट सुटेबल मेथड्स हैं या लेटेस्ट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है जो आपकी कॉस्ट को सेव कर सकती है, स्टाफ जो है वो अगर वेल ट्रेन्ड है, वेल इक्विप्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, उसको इस्तेमाल करें, या जिस भी तरीके से आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अच्छा, अब देखना ये है, मैं इसको एक्चुअली एक जगह पे ना, जस्ट, तो फिर हम इसको भी देख लेते, मैं डायग्राम में से ड्रॉ भी कर देते। ये हम्म, ये हमने अभी बात किया ना। अब पहले चूंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी में प्रोडक्टिव और एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसी है, हम पहले अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को देखें तो इसमें दो, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। एक को हम बोलते हैं एक्स एफिशिएंसी,
और दूसरे को हम बोलते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी। और इन दोनों, अगर ये दोनों अचीव होती है तो हम कहेंगे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो गई। अच्छा, एक्स एफिशिएंसी क्या होती है? हम बोलते हैं कि जब एक फर्म, अ फर्म इज ऑपरेटिंग, मैं एक फर्म की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पर अभी माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह समझते हैं हम। अ फर्म इज ऑपरेटिंग एट द लोएस्ट पॉसिबल एसी। अच्छा, अब ये मैंने अगर लिखा है तो हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट किस तरह, किस तरह का कर्व होता है उसका, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी चले देख लेते हैं। वो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये अभी हम एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये पहले कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होती है फिर ज्यादा होती है। इसके बहुत से रीजंस हैं। एक्चुअली शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। एवरेज कॉस्ट को जैसे जैसे आप आउटपुट में इजाफा करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट को पहले, एवरेज कॉस्ट पहले कम होती है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स अपने मिनिमम पॉइंट पे पहले पहुंचती है। तो अब अगर एवरेज कॉस्ट कर्व एक ये भी है, एक एवरेज कॉस्ट कर्व ये भी है, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ ये AC टू है, ये लेट से वन है, ये AC 0। तो अब ये पहले गिर रही है फिर बढ़ रही है। ऑफ कोर्स वो सर्टन बेनिफिट्स हैं जब आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सर्टन बेनिफिट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, या कॉस्ट बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, जो आपकी एवरेज कॉस्ट को कम करते हैं, लेकिन मैं इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बोल रहा। उसकी वजह है, वजह यह है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। और हम वैसे AS में हमने पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में क्या फर्क होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन की कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। लेकिन बस इतना याद रखें कि आउटपुट जब बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट जो है वो पहले कम होती है, बिकॉज ऑफ सर्टन कॉस्ट एडवांटेजेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। और उसके बाद फिर आपको कुछ कॉस्ट के डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ना भी शुरू होता है। तो ये अगर लॉन्ग रन होगा तो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज स्केल की वजह से होता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और अगर शॉर्ट रन होगा तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से होता है। हम वैसे ये हमने लॉज चूंकि पढ़ने हैं तो मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ बता दिया है कि कोई कॉस्ट बेनिफिट आपको है शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व कम होता है और फिर बढ़ता है। अच्छा, तो आप अगर ऑपरेट कर रहे हैं AC 0 पे, आप आउटपुट जितनी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप यहां पर मौजूद हैं या आप यहां पर मौजूद हैं, तो हम बोलेंगे कि आप उस फॉर्म को एक्स एफिशिएंसी अचीव हो रही है, क्योंकि ये लोएस्ट पॉसिबल AC है अगर तीन ही एवरेज कॉस्ट है। और ये मुमकिन तभी है जब आप, वही हमने बात की है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आपकी कॉस्ट को मुसलसल कम करके उस लेवल पे ले आए हैं कि आप अब अपने एवरेज कॉस्ट, लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट कर्व पे मौजूद हैं। अच्छा, ये जो है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्स एफिशिएंसी। लेकिन टेक्निकल एफिशिएंसी क्या है वो भी मैं यही साथ लिख देता हूं ताकि मैं इसको ड्रॉ चलो अलग कर दूंगा। वो ये है कि a firm is operating at a point where average cost curve
इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, अपने कम से कम पॉइंट पर, एट इट्स मिनिमम पॉइंट। यानी कि आप एसी नॉट को ले लें तो एसी नॉट लोएस्ट पॉसिबल है, लेकिन ए जो है वो उसका मिनिमम पॉइंट नहीं है, बी भी उसका मिनिमम पॉइंट नहीं है। पहचानना कैसे है आपने कि मिनिमम पॉइंट कौन सा है? डायग्राम देख के बता सकते हैं, लेकिन समटाइम डायग्राम उन्होंने नहीं दी होगी तो फिर कैसे पहचानेंगे? इसकी कंडीशन क्या है? हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस, ये मैं मिटा देता हूँ। दिस कंडीशन इज मेट एट अ पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू AC। अच्छा, अब हमें एक बात तो पता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट होती है, ये आपको पता है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है कि टोटल कॉस्ट यानी कि TC ओवर आउटपुट आप कर देंगे तो आपके पास एक यूनिट कितने का बन रहा है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जबकि MC जो होता है ये ऑफ कोर्स आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, और ये आपको बताती है कि आप अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट। एक एडिशनल जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस पे एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इसको हम अगर फॉर्मूला भी देखें, वैसे आगे ही हम देखेंगे, लेकिन मैं यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपको पता है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये डेल्टा चेंज के लिए होता है, आपको पता है, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट या जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लूँ कि आपके यूनिट्स जो हैं वो लेट से 1 2 3 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके पास यहाँ टोटल प्रोडक्ट, टोटल सॉरी कॉस्ट, आपके पास यहाँ टोटल कॉस्ट है, और वो लेट से आपके पास 20 थी, और 20 के बाद लेट से 35 हो गई, और उसके बाद आप आ गए लेट से 45। तो अगर मैंने ये निकालना हो कि सेकंड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, पहले की नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें जीरो पे, जीरो यूनिट नहीं दिए हुए, तो पहले की नहीं निकल सकती, चेंज नहीं है ना। तो चेंज कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट में? ऑफ कोर्स 15 का चेंज आ रहा है हमारे पास, और डिवाइड अगर करेंगे तो कितने यूनिट्स का चेंज आ रहा है? 1 का आ रहा है, तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली 15 आ जाएगी। और इसी तरह अगर आगे देखें तो वो 10 आएगी। तो 12। तो मार्जिनल कॉस्ट ये होती है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मैं यहाँ पे अब डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी को? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो हमने शो कर दी, ये दिस इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। कौन सा? ये जो हम AC नॉट पे अगर फर्म ऑपरेट कर रही है तो एक्स एफिशिएंसी है। अच्छा, टेक्निकल एफिशिएंसी पे जाना है तो हमारे पास मैंने अभी कंडीशन लिख दी है आपको कि MC इज इक्वल टू AC। क्यों लिखी है, वजह क्या है? वजह ये है, अरे भाई क्या हो गया, लाइन तो सीधी लगी, वो देखो। अच्छा, अब वो ये है कि AC ये है, और MC कुछ ऐसा होता है। MC जो है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि MC
कट्स या इंटरसेक्ट्स एसी फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट। लेकिन वो नीचे से इंटरसेक्ट करता है, यानी कि पहले मार्जिनल कॉस्ट कम है और फिर ज्यादा हो जाती है, एवरेज कॉस्ट से भी ऊपर निकल जाती है। ये हम इसको बोलेंगे, अगर आप इस आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल एफिशिएंसी, क्योंकि वो जो कंडीशन है हमारी वो यहाँ पूरी हो रही है। कौन सी? एम सी इज इक्वल टू ए सी। और ये कंडीशन क्यों रखी हुई है? क्योंकि जब भी एम सी ए सी को कट करेगा तो वो ए सी का मिनिमम पॉइंट ही होगा। और इसका रीजन क्या है कि अगर हम देख लें, अच्छा मैंने ना एम सी पूरा नहीं बनाया इसमें, एक्चुअली ना एम सी भी ऐसे करके होता है, लेकिन जब एम सी गिर रहा है ना तो अम, अगर आपकी एडिशनल जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम होती जा रही है, तो ये अच्छी बात है। इसीलिए नॉर्मली अगर आप बुक्स में भी देखेंगे ना तो मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो आधा ही बनाया जाता है एक्चुअली। वो ना हॉकी शेप बनाया जाता है, मतलब किस तरह, जैसे मैंने भी बनाया है, वो कुछ यूं बनाया जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बनाया जाता है। उसकी वजह कि यही आप किसी भी फर्म के लिए ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है आपके, हर दफा जब आप नया यूनिट बना रहे हैं तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न, तो आपको फिर रुकना ही बेहतर है आपके लिए। अच्छा अब आप गौर करो तो अ, ये जो पॉइंट है, ये जो आउटपुट लेवल है आपका पहले, मतलब ओ क्यू से पहले पहले वाला ये जो सारा एरिया, इस पूरे एरिया के अंदर क्या है कि एम सी इज लेस देन ए सी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट वो ज्यादा है, और जो कॉस्ट में एडिशन हो रहा है हर दफा एक यूनिट बनाने की वजह से वो कम है। तो ऑफ कोर्स एवरेज कॉस्ट में तो नीचे ही जाना है फिर। जब तक एडिशन जो हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट की वजह से वो एवरेज से कम है, तो एवरेज क्यों बढ़ेगी? एवरेज तो नीचे जाएगी। ये तो अंडरस्टूड बात है। अच्छा, और अगर आप आगे की तरफ जाएं, यानी कि आउटपुट लेवल से ऊपर, ये वाला हिस्सा ओ क्यू से आगे, तो ये वो सारा एरिया है जहां पर एम सी जो है वो इज ग्रेटर देन ए सी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितना एडिशन हो रहा है हर एडिशनल यूनिट बनाने की वजह से कॉस्ट में, वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। वही फिर एवरेज कॉस्ट तो बढ़ेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एडिशन आपका 10 हो रहा है हर दफा, आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो लेट से 5 है, तो एवरेज कॉस्ट 5 कैसे रह सकती है? वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये रीजन है कि मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे होता है, लेकिन वो तेजी से ऊपर चढ़ता है। और उसकी वजह यही है कि जब कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है ना, वही मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ सर्टन कॉस्ट डिसएडवांटेजेस जो हम पढ़ेंगे बाद में। जब एक फर्म ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो उसमें चूंकि सिर्फ एडिशनल कॉस्ट को कंसिडर किया जा रहा होता है, तो इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है मार्जिनल कॉस्ट में। एवरेज कॉस्ट में चूंकि टोटल टोटल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसमें जो इम्पैक्ट होता है वो जरा उतनी तेजी से नजर नहीं आता, उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आती है। तो इसीलिए जहां एम सी इक्वल टू ए सी है, वहां पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, क्योंकि उसके बाद एवरेज कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगी वहां पर। तो ये हो गई हमारी टेक्निकल एफिशिएंसी भी। जी कोई सवाल है आपका? नो सर। नहीं है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एसी है ना, ये मिनिमम पॉसिबल एसी, हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ऊपर वाली डायग्राम बनाऊं, ये वाली डायग्राम है, तो यहाँ पर मैं फिर कुछ यूं बनानी पड़ेगी ना, कि एज्यूम कर रहे हैं कि अब एमसी जितने भी एसी होंगे ना उनको मिनिमम पॉइंट से ही काटेगा। यहाँ पे ये भी मिनिमम होगा, यहाँ ये मिनिमम होगा, यहाँ पर ये भी मिनिमम ही होगा। अगर मैंने, क्योंकि मैंने अभी कर्व पहले बना लिए थे ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए मिनिमम होना लाजमी है। और कहते हैं तो चले कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं बना ही देता हूँ ये। और ये भी अगर आप वो नहीं अच्छा लग रहा कि मिनिमम नहीं है सर यहाँ, तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं minimum, ठीक है। तो
ये आप काटेगा सारे एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से। तो लेकिन अगर आप अब ऑपरेट कर रहे हैं इस पॉइंट, इस लेवल पर, तो आपकी टेक्निकल एफिशिएंसी भी अचीव हो रही है और आपकी एक्स एफिशिएंसी भी अचीव हो रही है, क्योंकि आप लोएस्ट पॉसिबल, पता नहीं लाइन सीधी लगती क्यों नहीं मेरे से, ये पता नहीं कब इस पे इस्तेमाल करना है इसको। ये देखो, चलो शुगर लग गई। अच्छा, तो ये है आपकी यहां पर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो गई। ये जो पॉइंट है, ये है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। वो दोनों कंडीशन हमने मीट कर ली। अगर मैं कहूँ यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टेक्निकल एफिशिएंसी तो है, प्रोडक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी टेक्निकल एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिव नहीं है। आपको अपने लोएस्ट पॉसिबल एसी पे आना है हर सूरत में। तो ये है जी हमारे पास प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं? अच्छा, अब जल्दी से नोट्स में, क्योंकि हमने ये सारा कुछ लिखा ही हुआ है, तो ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ सारे को। ये डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, अब एक चीज और कि आप अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को शो करना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका है जो हमने अभी देखा। एक तरीका ये भी है कि आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू भी शो कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? ये शो करता है कि, अच्छा अब एक और बात, हम ना पीपीसी को ये समझते हैं कि ये शायद इकोनॉमी का ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। मतलब ये कि एक इकोनॉमी की कितनी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। तो हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकती है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक फर्म का भी निकल सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक वर्कर का भी निकल सकता है, क्योंकि कैपेसिटी बेसिकली तो वो कैपेसिटी दिखाता है या प्रोडक्टिव पोटेंशियल दिखाता है। मेन चीज ये है प्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि एक फर्म जो है अगर अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ऑपरेट कर रही है, जैसे कि पॉइंट ए है, और उसके पास फर्ज किया रिसोर्सेज थे, कैपिटल गुड्स हैं और कंज्यूमर गुड्स, वो अगर सॉरी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, दो हमने प्रोडक्ट ले लिए। तो आप अगर पीपीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप मैक्सिमम रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आता है, एवरेज कॉस्ट भी आपकी मिनिमम होगी, और आप जो है ना वो लोएस्ट पॉसिबल एसी पे भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन दोनों कंडीशंस को अगर आप शो करना चाहें, तो पीपीसी पे पॉइंट ले लेंगे, तो हम कहेंगे ये भी एक तरीका है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को शो करने का। इसी तरह अगला हमारे पास जो आता है एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी ना। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? एलोकेट करना है आपने रिसोर्सेज को इस तरह से कि वो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल हो जाए। आपको भी बताया था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के वो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है आपने, और एलोकेटिव एफिशिएंसी के सोसाइटी के भी बेस्ट इंटरेस्ट में, कंज्यूमर का भी फायदा हो रहा है उसके अंदर। अच्छा, तो वो एलोकेटिव एफिशिएंसी नाम से नजर आ रहा है कि एलोकेट ऐसे करना है आपने रिसोर्सेज को इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि एफिशिएंसी वो वाली आ जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये एवरेज कॉस्ट को कम करने वाली एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही। तो अब उसके लिए और मैक्सिमम बेनिफिट जो है ना वो ट्रांसफर किया जा सके उन उस या रिसोर्सेज की एलोकेशन की वजह से। अच्छा, अब एलोकेटिव एफिशिएंसी की कंडीशन है एम सी इज इक्वल टू पी। ये मैंने लिखा, कंडीशन है एम सी इज इक्वल टू पी। अच्छा, यहाँ मैंने ए आर भी लिखा हुआ है, और इसलिए क्योंकि ए आर जो है ना वो प्राइस को भी बोल सकते हैं। वो नॉर्मली तब बोलते हैं, वैसे तो अगर हम कहें तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड होता है।
इसका मतलब है कि एक चीज को आपने अगर बेचा तो आपको कितना रेवेन्यू मिला। तो अब हम ये कह सकते हैं ना, अगर एक चीज की प्राइस जो है वो 10 रुपए है, तो हम कह सकते हैं जी, और वो 10 ही रह रही है, तो एवरेज रेवेन्यू 10 है, यानी कि हर चीज जो बेचेंगे आप वो उससे आपको 10 रुपए मिलेंगे। मतलब एग्जाम्पल है कि मैं कहता हूँ आप एक यूनिट बेच रही हैं तो आप 10 रुपए का है, तो आपके पास 10 रुपए आ रहे हैं रेवेन्यू के तौर पर, 2 यूनिट हैं तो अभी भी 10 है, अगर तो 20 आ जाएंगे, 3 है तो 30 आ जाएंगे। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू तो निकल रहा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू आपको पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड होता है, क्वांटिटी सोल्ड। तो अब ये मैंने अगर प्राइस यहाँ रखी हुई है और ये मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रखी हुई है, तो अब मैं एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहूँ तो वही नहीं आएगा क्या? देख लो एवरेज रेवेन्यू क्या है जी, फॉर्मूला लिखा हुआ है 10/1 10, 20/2 10, 30/3 10, तो वो 10 ही आ रहा है ना। तो अगर प्राइस में नहीं चेंज आ रहा ना, तो हम कह सकते हैं प्राइस और एवरेज रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं होता, वो एक ही चीज। तो मैंने इसलिए साथ ये भी लिखा हुआ। अच्छा, और एवरेज रेवेन्यू क्या था वो हमें पता है। अब हमें देखना है कि एमसी इज इक्वल टू पी, ये कंडीशन किस तरह से एलोकेटिव एफिशिएंसी लेकर आती है। अगर हम उस लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूस ना करें जहां एमसी इज इक्वल टू पी है, तो क्या होगा, जरा देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आप गौर करें, मैंने यहाँ पर ए आर इक्वल टू एम आर एक सीधी लाइन लगाई हुई है। वो क्यों लगाई है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ तो समझाया था ना ये बात अभी तक। ये नॉर्मली वहां होता है जहां पर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, या आप ऐसे कह लो कि फर्म्स जो है ना, वो मार्केट फोर्सेस से जो प्राइस सेट होती है वही मार्केट में प्राइस चार्ज करते हैं। यानी कि आसान लफ्जों में आपने एएस में पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो वो वही प्राइस जो है ना चार्ज करते हैं जो प्राइस मार्केट में सेट हुई हुई है, तो वो इसलिए प्राइस वही चल रही है। अच्छा, मैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पे निकाल लूं, लेट से, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है जी, एडिशनल रेवेन्यू। ये अभी वैसे हम आगे इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, अभी समझाने के लिए मैंने कहा चलो ये बताता चलो थोड़ा बहुत कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है जी, एडिशनल रेवेन्यू गेन्ड, रेवेन्यू कहाँ गया, एडिशनल रेवेन्यू गेन्ड फ्रॉम सेलिंग एन एडिशनल यूनिट, तो हम कहेंगे कि वो मार्जिनल रेवेन्यू। आप जरा इसको गौर करो, आप जरा क्या हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है कि फॉर्मूला उसका क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ओवर यूनिट सोल्ड। तो हम एग्जांपल ऊपर वाली ले लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास अगर देखें, क्वांटिटी नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें 10 आ रहा है रेवेन्यू, तो यूनिट सोल्ड 1 है, तो आंसर 10 आ गया। अच्छा, यूनिट 2 पे क्या हो रहा है, उसमें आपका रेवेन्यू जो है वो जो चेंज आ रहा है वो भी 10 है। मतलब पहले आपने, अगर मैं कह लूं कि जीरो, पहले रेवेन्यू जीरो था तो 10 हम मान सकते हैं। लेकिन चले मैं पहले पे डैश ही लगाता हूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू नहीं निकलता, हम दूसरे से शुरू कर लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, और जो क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है, ये हम इसको एज्यूम कर रहे हैं क्वांटिटी ये बिक भी रही है ना, तो 1 है वो 10 आ गया। फिर जब आप दूसरे से तीसरे यूनिट पे गए तब भी डिफरेंस 1 का आ रहा है क्वांटिटी में, और टोटल रेवेन्यू में भी डिफरेंस 10 का ही आ रहा है, तो तब भी आपका आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10 ही आ रहा है। तो उसमें जो चीज देखने वाली वो ये है कि अगर प्राइस कांस्टेंट है या आप मार्केट से प्राइस उठाते हैं, तो फिर आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू है, जो प्राइस है, ये तीनों सेम ही रहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि आगे चल के ना आपको ये कंडीशन काम आने वाली है, तो मैंने कहा मैं पहले ही समझा दूं, पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये हर दफा ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ तब होगा जब प्राइस आपकी कांस्टेंट है। आप ज्यादा चीजें भी बेच रहे हैं तो प्राइस उतनी ही आपने रखी हुई है, या आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैनॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। पर इसको डिटेल में हम आगे मार्केट स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ेंगे। तो अब नीचे जब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो अब आप देख रहे हो कि आउटपुट तो बढ़ रही है यहाँ पर, ये देखिए, लेकिन प्राइस में या ए आर में या एम आर में कोई चेंज नहीं आ रहा। और वो हमने ऊपर भी देखा है टेबल में भी, कि क्वांटिटी 1 2 3 हो रही है, लेकिन प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों की तीनों सेम है।
प्राइस क्यों सेम है बता दिया, और उसकी वजह से एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली सेम आते हैं, वो भी समझ आ गई हमें। तो अब मैंने एमसी ड्रॉ किया, मैंने कहा हम अपवर्ड स्लोपिंग एमसी कर्व को ही शो करते हैं नॉर्मली, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट होता है लेकिन हम उसको शो नहीं करते जनरली। अच्छा, अब हमने कहा कंडीशन एमसी इक्वल टू पी है, और वो कहाँ पे है, जहां पे ई पॉइंट है। हम इसको कह रहे हैं कि ये है आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी का पॉइंट। हम कहते हैं भाई हम नहीं करते इतना, तो क्या होगा, हम ना लेट से क्यू पे प्रोड्यूस कर लेते हैं कोई फर्म या फर्म्स। तो यहां पर क्या है, क्यू अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो जो रेड एरिया मैंने सारा दिखाया है, पूरा रेड एरिया, उस पूरे रेड एरिया में मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन प्राइस है, सारी बात है, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर प्राइस का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट की जो लाइन है वो नीचे। तो जो पूरा एरिया है इसमें प्राइस ज्यादा चार्ज हो रही है, कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है भाई ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। यानी कि अगर फर्म जो है वो ज्यादा बनाएगी तो उसको हर एक्स्ट्रा यूनिट पे प्रॉफिट होगा, कॉस्ट कम लग रही है, यानी कि जो कॉस्ट में ऐड हो रहा है वो कम हो रहा है, और जो रेवेन्यू आ रहा है आपको, क्योंकि मैंने बताया ना प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू भी है ना, यानी कि ये मार्जिनल रेवेन्यू भी लिखा हुआ है। तो आप एज्यूम कर लो कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो लेट से के 10 आ रहा है, लेकिन आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लेट से 5 है, तो आपको तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट। तो प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि वो ओ क्यू पे रुक जाए, वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो तो कहेगा मुझे प्रॉफिट और चाहिए, क्योंकि उसने अपना भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो वो कहेगा मैं एमसी इक्वल टू पी पे जाऊंगा। अच्छा, और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट यही है, क्यू स्टार, ओ क्यू स्टार। अच्छा, अगर वो आगे चला जाए, वो कहे जी मैं Q1 पे प्रोड्यूस कर लेता हूँ, फिर क्या होगा। अब आप गौर करें, Q1 पे अगर प्रोड्यूस करता है तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है, और प्राइस जो है या मार्जिनल रेवेन्यू कम है, हम मार्जिनल रेवेन्यू ले लेते हैं ना ताकि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कंपेयर करना आसान है। तो यहाँ भाई मैंने प्राइस लिखा हुआ है तो हम इसको मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है, उस पूरे ग्रीन एरिया में मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज्यादा है और प्राइस कम है। यानी कि प्रोड्यूसर जो एक एडिशनल प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो ज्यादा है, लेट से वो 10 है मार्जिनल कॉस्ट, और वो जो उस पर उसको एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है, ये जो प्राइस है, MR बोल सकते हैं, तो वो कम है। वो मार्जिनल रेवेन्यू आपका लेट से वो 6 आ रहा है, तो आपको तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस पर यूनिट हो रहा है, कितने का, 4 रुपए का। तो प्रोड्यूसर क्यों चाहेगा कि वो Q1 पे प्रोड्यूस करे, तो वो ई पर ही प्रोड्यूस करे, तो साबित हो गया कि आप क्यू पे। ऐसे ये भी सवाल आता है कि सर ओ क्यू स्टार पे क्यों प्रोड्यूस करे, वहां तो उसको प्रॉफिट ही कोई नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर हो गए। वो इसीलिए कि अगर वो कम प्रोड्यूस करेगा तो वो फिर जो रेड वाला पोर्शन है वो उसको अवेल नहीं कर पाएगा और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसको यहाँ तक उस वक्त तक प्रोड्यूस करना है जब तक कि उसका प्रॉफिट जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो लॉस होगा। अच्छा, एक तो ये हमने देख लिया प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अब आप ये याद रखें कि कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि हम एलोकेटिव एफिशिएंसी को समझ रहे हैं। अब प्राइस जो पे की जा रही है, प्राइस पी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपने याद रखना है, आपको पता है कंज्यूमर ये प्राइस अगर पे करने के लिए बिलिंग है, तो आपको पता है कंज्यूमर की जो विलिंगनेस होती है, देखो ना, मार्केट से प्राइस उठाई है, तो मार्केट से प्राइस उठाई है, कंज्यूमर की विलिंगनेस देख के मार्केट में प्राइस सेट होती है ना, डिमांड और सप्लाई से। तो डिमांड क्या शो करता है, कंज्यूमर की विलिंगनेस है, तो शो करता है, एबिलिटी भी शो करता है। तो आप अगर कंज्यूमर की विलिंगनेस जो है वो ये प्राइस है, तो इसका मतलब है लाजमी के कंज्यूमर की यूटिलिटी भी इतनी है, क्योंकि आपको पता है कि कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करता है, और वो उस वक्त तक कोई चीज को बाय करता है जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाती प्राइस की। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर यहाँ पर फील कर रहा है कि मैं जो प्राइस पे कर रहा हूँ मेरी यूटिलिटी इतनी है, तो मैं तो बाय करूंगा। अच्छा, अब वो बाय करेगा यहाँ पर, मतलब वो ओ क्यू से पहले भी इस पूरे एरिया में कंज्यूमर बाय करेगा। अच्छा, बाय करेगा कहाँ तक करेगा, वो ओ क्यू तक भी जाएगा, ओ क्यू स्टार तक भी जाएगा। अच्छा, ओ क्यू स्टार के बाद क्या होगा, ओ क्यू स्टार के बाद ये होगा कि जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी प्राइस से, तो प्रोड्यूसर तो प्राइस बढ़ा देगा, तो प्राइस बढ़ानी पड़ जाएगी उसको, अदरवाइज तो ऑप्शन नहीं है। तो अगर वो प्राइस बढ़ाएगा
तो फिर प्रोड्यूसर की जो विलिंगनेस और प्राइस पे करने की जो विलिंगनेस और यूटिलिटी है वो सेम नहीं रहेंगी। तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगा फिर कि कंज्यूमर फिर उससे ज्यादा बाय नहीं करना चाहेगा, कहेगा जी मेरी भी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो रही, तो वो भी आगे जाना पसंद नहीं करेगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए भी यही पॉइंट है, जब तक कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है, ए, जो प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, उतनी ही प्राइस चार्ज हो रही है, तो कंज्यूमर बाय करता रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में समझेगा। लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि लॉस में तो नहीं बेच सकता वो, फिर ऑफ कोर्स होगा कि आपके सर वो तो जो फर्म है वो तो डिमांड सप्लाई से प्राइस ले रही है, ले तो रही है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो ना ले और प्राइस बढ़ाए, क्योंकि वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, फिर मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे, वो मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, तो फिर कंज्यूमर क्यों लेगा? क्योंकि वो मार्केट प्राइस है नहीं, तो कंज्यूमर नहीं लेगा, इसीलिए कि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, यूटिलिटी कम है, प्राइस ज्यादा है, वो नहीं बाय करेगा। तो कंज्यूमर के लिए भी पॉइंट ई ही बेहतर है, जहां एमसी इज इक्वल टू पी है, जहां पे एमसी कट कर रहा है एमआर को, एआर को या पी को, जो भी बोल ले। और प्रोड्यूसर के लिए भी यही पॉइंट है, जहां पर उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। अभी तो हम ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, टोटल हमने प्रॉफिट या टोटल लॉस नहीं निकाला, वो बात की बात है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें नजर आ रहा है कि डिसीजन लेना आसान है कि हमें ओ क्यू स्टार पे ही प्रोड्यूस करना है, और कंज्यूमर भी इतना ही कंज्यूम करेंगे। जी, कोई क्वेश्चन? No, sir. नहीं है, ओके, ऑल राइट। तो बाहर मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आगे पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है, इसको हम बाहर अभी रोक देते हैं, और इसको हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में कवर कर लेंगे।